इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट विज्ञान का मॉडल सेट 1 पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान का कितना सेट है? 10 सेट है। ठीक है, 10 सेट है। तो एक एक करके आपको सारा बता देंगे। ठीक है, तो सारा है ना, एक एक दिन में एक एक सेट आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मॉडल सेट का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इसका 10 को सेट लाने वाले हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट 1 है, फिर 2 3 से लेकर 10 तक रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ लेते हैं 10 सेट को, तो आने वाले एग्जाम में है ना आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो देखिए, बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, दिए गए विकल्प में सही का चुनाव करें। कह, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो निम्न में कहाँ घर्षण उत्पन्न होती है? तो घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है? दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह का। तो हो जाएगा 3। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवों में निरंतरता है ना, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, अपनी संतानों को है ना बढ़ाता जाएगा, फिर उसका संतान संतान देगा। तो इस तरह से जीव पृथ्वी पर बचे रहेंगे। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हानि पहुंचाता है, तो ये हानि पहुंचाता है ओजोन परत को। ठीक है, तो हो जाएगा पहला, ओजोन परत को। नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, ध्वनि संचरण के लिए डैश का होना आवश्यक है। तो कोई ना कोई माध्यम का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर आएगा माध्यम। ठीक है, ताजमहल की सफेदी डैश के कारण फीकी पड़ रही है। ठीक है, डैश के कारण फीकी पड़ रही है, तो हो जाओगे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ताजमहल की सफेदी सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए सल्फर। ठीक है, डाई ऑक्साइड यहाँ पे हट नहीं रहा, तो ऑक्साइड यहाँ पे है ना लिख दे रहे हैं, आपको इसी में लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ताजमहल की सफेदी है ना, अम्ल वर्षा के कारण फीकी पड़ रही है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। कुछ का खोज डैश ने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो लिखेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह है, तो हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। ठीक है, मंगल हो गए। आगे देखिए, कॉलम ए तथा कॉलम बी का मिलान करें। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना। तो यहाँ पे पारा, तो पारा क्या है? ये द्रव धातु है, ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? ये सुचालक का धातु है। बिस्मथ ये अतन्य धातु है। लिटमस पत्र अम्ल और क्षारक सूचक है। इकोरेजिया, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का क्या है? मिश्रण है। अगला सवाल लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो फिर एक लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे एक हो गया, उसके बाद दो हो गया, तो दो लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है, और दीर्घ में एक आएगा। तो देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है, युग्मकों के निषेचन से शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, कैसे निर्धारण होता है? तो देखिए आंसर लिखेंगे, दरअसल निषेचित अंडाणु, ठीक है, जब अंडाणु से शुक्राणु मिलता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज युग्मनज में शिशु के लिए निर्धारण का संदेश होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होता है, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र है ना, 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में क्या समान प्रकृति होता है, ठीक है, समान। और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, 23वां जोड़ा है ना, 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नर में अलग, मादा में अलग होता है। तो ये गुणसूत्र पुरुष पुरुष में ना XY होता है, और स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाता है। और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो 23वां जोड़ा होता है, पुरुष में XY और स्त्री में XX, यही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, शुक्राणुओं में ना X तथा Y दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। दो X है ना, तो जाहिर सी बात है XX है, तो दोनों सेम ही है। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु एवं अंडाणु X गुणसूत्र वाले के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी। नवजात शिशु क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, वाई पुरुष से, ठीक है ना, वाई पुरुष से चला गया कहाँ? वाई पुरुष से और स्त्री से X, तो XY बना, तो वो लड़का होगा। ठीक है, शिशु। और जबकि दोनों से X, पुरुष से X और महिला से X दोनों मिलेगा तो XX बनेगा, तो लड़की हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी, और नवजात शिशु क्या होगी? लड़की होगी। ठीक है, तो समझ गए, XY बनेगा तो लड़का, XX बनेगा तो लड़की। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, नियमित तथा विचलित परिवर्तन
परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे परावर्तन है। ठीक है, नियमित तथा विसरित परावर्तन को किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करें। देखिए ये है नियमित, ठीक है, ये क्या है, नियमित परावर्तन है, और ये क्या है, अनियमित परावर्तन है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, विसरित बोलते हैं। ठीक है, विसरित, तो ये विसरित परावर्तन है, विसरित हो गया, नियमित विसरित। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सतह है, ठीक है, तो ये समतल सतह है, तो समतल सतह पे जो किरणें आ रही हैं, तो ये क्या, ये टकरा के है ना, ये टकरा के एक खास कोण बनाते हुए ना निकलती है, खास कोण बनाते हुए परावर्तित होते हैं। ठीक है, तो खास कोण पे क्या, खास कोण कोण बनाती है समतल सतह से, और खास कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। लेकिन विसरित सतह, विसरित परावर्तन में क्या होता है, ये जो सतह है ना वो ऊपर खावर होता है। ठीक है, अनियमित सतह होता है। तो यहाँ पर जो किरणें पड़ती है ना, तो अलग अलग कोण बनाती है। ठीक है, आपतन कोण। तो और परावर्तन होता है क्या, अलग अलग दिशा में, ये इधर चला गया परावर्तित हो गया, ये इधर चला गया परावर्तित हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो ये जो परावर्तित किरण है ना, सबका दिशा क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे है दीर्घवृत्तीय प्रश्न, एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न आएगा। ठीक है, 10 नंबर का होगा। तो देखिए, जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग करने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। ठीक है ना, चित्र के साथ। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा जल से, इलेक्ट्रोलाइसिस को है ना विद्युत अपघटन भी कहता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैथोड, कैथोड यानी माइनस एवं कैथोड, इसमें कैथोड एवं इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, होता है कैथोड होता है, कैथोड माइनस होता है, और एनोड जो होता है ना वो क्या होता है, प्लस होता है। तो धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे H2 एवं O2 अलग अलग जगहों पर एकत्र कर लिया जाता है। ये तस्वीर गाइड में दिया हुआ था, मॉडल सेट में। ये तो बहुत गंदा है, तो किताब से आपको बताते हैं। देखिए, तो इस तरह का आपको बना लेना है। ठीक है, एक प्लस है, ठीक है ना, ये क्या प्लस है, तो ये माइनस है, तो इस पे भी आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। तो प्लस क्या होता है, ये नोड होता है। ठीक है, ये नोड हो गया, और ये क्या है, कैथोड हो गया, कैथोड माइनस होता है। देखिए, दोनों के इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड एक नोड होता है, एक कैथोड होता है। तार जोड़ दिए, ये क्या है, बैटरी है ना, ये बैटरी, बैटरी से जोड़ दिए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ लिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड क्या जल में क्या है, डूबा हुआ है ना। जल में क्या होता है, जल H2O, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी जब स्विच ऑन करेंगे, तो बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, तो स्विच ऑन करेंगे तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ठीक है, धन टर्मिनल यानी क्या, एनोड। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जमा हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जमा हो जाता है। ठीक है, कैथोड पे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मॉडल सेट 1 समाप्त होता है। और मॉडल सेट 2 का वीडियो है ना, मॉडल सेट 2 की वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और 10 मॉडल सेट अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।